हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत हैं आज की कुछ खास खबरें। सबसे पहले हेडलाइन देखिए। कर्मचारियों को 11% बढ़े डीए के भुगतान को मंजूरी जल्द। ई रूपी पीएम मोदी ने किया लॉन्च। मुख्यमंत्री ने सुनी 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की पुकार। कोविड प्रोटोकॉल के तहत कक्षाएं आयोजित करने का शासनादेश। नियमों को दरकिनार कर अध्यापकों को दिए गए पसंदीदा विद्यालय। दबंग प्रभारी प्रधानाध्यापक ने शिक्षा मित्र को दौड़ाकर सरिया से पीटा। यूपी बोर्ड के रिजल्ट पर पहले दिन 1000 से ज़्यादा शिकायतें। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हब यूट्यूब चैनल पर। ई रूपी डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है जिसे पूरी तरह से कैशलेस व कॉन्टैक्टलेस यानी संपर्क रहित बनाया गया है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करेगा कि लेन देन पूरा होने के बाद ही सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाए। आइए जानते हैं ई रूपी क्या है, यह काम कैसे करेगा और इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है। बहरहाल, इससे पहले जानते हैं कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन की प्रमुख बातें। डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम। मोदी पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ई रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इससे टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी। सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो वो कैश के बजाय ई रूपी दे पाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन उसी काम में लगा है जिसके लिए वो राशि दी गई है। पीएम मोदी ने कहा कि ई रूपी एक तरह से पर्सन के साथ साथ पर्पस स्पेसिफिक भी है। जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है वो उसी के लिए प्रयोग होगा। ये ई रूपी सुनिश्चित करने वाला है। उन्होंने कहा कि लेकिन आज देश ने उन लोगों की सोच को नकारा भी है और गलत भी साबित किया है। आज देश की सोच अलग है, नई है। आज हम टेक्नोलॉजी को गरीबों की मदद के, उनकी प्रगति के एक टूल के रूप में देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले हमारे देश में कुछ लोग कहते थे कि टेक्नोलॉजी तो केवल अमीरों की चीज़ है, भारत तो गरीब देश है, इसलिए भारत के लिए टेक्नोलॉजी का क्या काम। जब हमारी सरकार टेक्नोलॉजी को मिशन बनाने की बात करती थी तो बहुत से राजनेता, कुछ खास किस्म के एक्सपर्ट्स उस पर सवाल खड़ा करते थे। भारत आज दुनिया को दिखा रहा है कि टेक्नोलॉजी को एडाप्ट करने में, उससे जुड़ने में वो किसी से भी पीछे नहीं है। इनोवेशन की बात हो, सर्विस डिलीवरी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, भारत दुनिया के बड़े देशों के साथ मिलकर ग्लोबल लीडरशिप देने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की। आज देश के छोटे बड़े शहरों में 23 लाख से अधिक रेहड़ी, पटरी और ठेले वालों को इस योजना के तहत मदद दी गई है। इसी कोरोना काल में करीब करीब 2300 करोड़ रुपए उन्हें दिए गए हैं। देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए जो काम पिछले 6-7 वर्षों में हुआ है उसका लोहा आज दुनिया मान रही है। विशेषकर भारत में फिनटेक का बहुत बड़ा आधार तैयार हुआ है। ऐसा आधार तो बड़े बड़े देशों में भी नहीं है। 9, परिषदीय विद्यालयों की 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी का आरोप लगाने वाले अभ्यर्थी सोमवार को उस समय हैरान रह गए जब उन्हें एकाएक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुला लिया। सीएम ने उनकी समस्या सुनी, मांग पत्र लिया और निस्तारण का भरोसा दिया। शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले अभ्यर्थी एससीईआरटी, डिप्टी सीएम, विभागीय मंत्री व भाजपा कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर चुके हैं। सोमवार को फिर सभी एकजुट होकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव करने पहुंचे थे। अभ्यर्थी डिप्टी सीएम से मिलने को प्रयासरत थे। उसी समय मुख्यमंत्री जनता दर्शन कर रहे थे और उनकी निगाह युवाओं पर पड़ी। सीएम ने स्टाफ भेजकर उन्हें बुलवाया, समस्या सुनी और मांग पत्र लिया। सीएम ने कहा कि उन्हें धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, प्रमुख सचिव उनसे बैठकर वार्ता करके प्रकरण का निस्तारण करेंगे। मुख्यमंत्री की पहल से गदगद अभ्यर्थी वापस लौट ही रहे थे, तभी मुख्यमंत्री कार्यालय से उनके पास फोन भी आ गया। उन्हें बताया गया कि जल्द बैठक होगी। शाम को अभ्यर्थियों से बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल मिले और समस्या सुनी। अमरेंद्र ने बताया कि मंगलवार को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार उनकी समस्या सुनेंगे। आरक्षण की अनदेखी का आरोप लगाने वाले ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी आश्वस्त हैं कि उनकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। लखनऊ, कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप थमते ही योगी सरकार ने स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करने का फैसला कर लिया है। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कक्षा की 50% क्षमता के साथ 15 अगस्त से माध्यमिक शिक्षा के स्कूल खोले जाएंगे और 16 अगस्त से पढ़ाई शुरू होगी। उच्च शिक्षा संस्थानों में भी 1 सितंबर से कक्षाएं शुरू करने का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है।
मुख्यमंत्री ने सोमवार को लोक भवन में टीम 9 के साथ कोरोना संक्रमण के हालात की समीक्षा की। इसमें विचार मंथन हुआ कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब काबू में है, इसलिए स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई शुरू की जानी चाहिए। योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिक्षण संस्थानों में नए सत्र की शुरुआत कोविड प्रोटोकॉल के साथ की जाए। पहले चरण में 50% छात्र संख्या के साथ कक्षाएं शुरू की जाएंगी। स्नातक स्तर पर दाखिले की प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू की जाएगी। माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में भी जिन छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया गया है, उनके प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से 12 के छात्रों को 15 अगस्त से बुलाया जाएगा। वह पहले दिन स्वाधीनता दिवस पर आयोजित स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 16 अगस्त से आधी क्षमता के साथ पढ़ाई शुरू होगी। इसी तरह उच्च शिक्षण संस्थानों में कक्षाएं 1 सितंबर से शुरू की जाएंगी। शिक्षण संस्थानों में सैनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मामीटर, मास्क आदि की समुचित व्यवस्था के निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं। परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई शुरू करने की तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन कक्षाएं शुरू करने के लिए कह दिया गया है। संबंधित सामग्री 9 कोविड प्रोटोकॉल के पालन का मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। सभी कक्षाएं 50% क्षमता के साथ चलेंगी। लगेंगे विशेष टीकाकरण शिविर। पढ़ाई शुरू करने के साथ ही सरकार को छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य की भी चिंता है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि शिक्षण संस्थानों के शुरू होने के साथ ही 18 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों के टीकाकरण के लिए विशेष शिविर लगाए जाएं। ऑनलाइन चल रही है पढ़ाई। करीब 1.5 वर्ष से स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई बाधित है। 2-3 माह के लिए विद्यालय खुले थे, लेकिन दूसरी लहर आने के साथ ही उन्हें फिर बंद कर दिया गया। तब से पढ़ाई सिर्फ ऑनलाइन चल रही है। सोमवार को पंजाब के अमृतसर में मास्क पहनकर स्कूल पहुंचे बच्चों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद अंदर प्रवेश दिया गया है। AFP। कई अन्य राज्यों में स्कूल लौट रहे विद्यार्थी। पंजाब में सिर्फ सरकारी स्कूल खोले गए हैं। निजी स्कूलों ने अभी छात्रों को नहीं बुलाया है। झारखंड में 6 अगस्त से स्कूल खोलने की तैयारी है। उत्तराखंड में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी है। निजी स्कूलों ने बच्चों को नहीं बुलाया है। ओडिशा में पिछले हफ्ते खुल चुके हैं स्कूल। 26 जुलाई से 10वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। मऊ बेसिक शिक्षा विभाग में विद्यालयों पर अध्यापकों की संबद्धता का प्रावधान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक खंड शिक्षा अधिकारी ने 2 ब्लॉकों में अपने कार्यकाल के दौरान कई अध्यापकों को उनकी सुविधा के अनुसार मनपसंद विद्यालयों पर संबद्ध कर दिया। एक ही विद्यालय से 3-3 अध्यापकों को दूसरे विद्यालयों में संबद्ध कर दिया गया। इससे कई विद्यालयों पर अध्यापकों की कमी हो गई और विद्यालय कार्य प्रभावित हुए। कोपागंज और रतनपुरा ब्लॉकों में विभागीय निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए कई शिक्षकों को दूसरे विद्यालयों से संबद्ध कर विद्यालयों को बंद करने के कगार पर ला दिया गया है। विभागीय सूत्रों की माने तो रतनपुरा ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय अतरोल पांडे से कुछ शिक्षकों को हटाकर दूसरे विद्यालय पर संबद्ध कर दिया गया है। इसी क्रम में प्राथमिक विद्यालय हल्दरपुर प्रथम से, प्राथमिक विद्यालय पैसा, प्राथमिक विद्यालय सिधवल से, प्राथमिक विद्यालय खिल्ला, प्राथमिक विद्यालय दतौड़ा से, प्राथमिक विद्यालय मुबारकपुर पर अध्यापकों को संबद्ध किया गया है। बताया जा रहा है कि कई शिक्षकों को पूर्व में भी विभागीय नियमों को दरकिनार करते हुए वेतन दिया जा रहा है, जबकि मानव संपदा के द्वारा पोर्टल पर उपस्थित भेजने के उपरांत वेतन आहरित किया जाता है। बिना विभागीय मिलीभगत के ऐसा करना संभव नहीं है। शासन के निर्देशानुसार किसी भी अध्यापक को दूसरी जगह संबद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में संबद्धीकरण अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का आदेश महानिदेशक स्कूली शिक्षा द्वारा दिया गया है। इस संबंध में BSA संतोष कुमार सिंह का कहना है कि संबद्धता का कोई शासनादेश नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो जांच कराई जाएगी और संबद्धता समाप्त की जाएगी। रायबरेली यूपी के रायबरेली जनपद से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसको सुनकर हर कोई हैरान है। बच्चों के भविष्य की निर्माता कहे जाने वाले प्रभारी प्रधानाध्यापक दबंगई पर इस कदर उतरे कि एडमिशन को लेकर प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षा मित्र को सरिवा और ईंटों से पीटकर घायल कर दिया। दरअसल यह मामला सलोन तहसील क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मटका का है, जहां हड़कंप उस समय मचा जब बच्चों के एडमिशन को लेकर दबंग प्रधानाध्यापक विवेक ने लोहे की सरिया से प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षा मित्र रामबाबू के ऊपर ताबड़तोड़ प्रहार कर लहूलुहान कर दिया। यदि प्रत्यक्षदर्शी रसोइयों की माने तो शिक्षा मित्र राजबाबू जैसे ही जान बचाकर भागे, वैसे ही दबंग प्रधानाध्यापक ने गाली देकर कहा कि सोमवार से स्कूल में दिखाई मत पड़ना। इस मामले में प्राथमिक विद्यालय में तैनात महिला रसोइयों ने भी कैमरे पर बताया कि हम लोगों के सामने शिक्षा मित्र राजबाबू को दौड़ाकर पीटा गया। मटका गांव के कई संख्या में ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में भी कई बार ऐसा हो चुका है। ग्रामीणों ने एक स्वर में प्राथमिक विद्यालय मटका तैनात दबंग प्रभारी प्रधानाध्यापक विवेक पर कार्रवाई की मांग की है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटर का परिणाम घोषित करने के बाद असंतुष्ट छात्र छात्राओं से अंकों में त्रुटि व अन्य समस्या के लिए उनसे शिकायतें मांगी हैं। इसके लिए यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिव विनय कुमार गिल ने सोमवार को मीटिंग करके ग्रीवांश सेल की व्यवस्था देखी। पहले दिन 1050 शिकायतें ऑनलाइन मिली। इसके साथ ही 26 शिकायतें ऑफलाइन दर्ज की गईं। यूपी बोर्ड को मिली शिकायतों में छात्रों को अपेक्षा से कम अंक मिलने, किसी विषय में अंक न चढ़े होने और नाम में गड़बड़ी होने की बातें प्रमुख हैं। अपर सचिव ने बताया कि इन शिकायतों की जांच कराई जाएगी। इनमें कम अंक दिए जाने के मामलों की जांच के लिए शिकायतों को
संबंधित स्कूलों में भेजा जाएगा। परिणाम घोषित करने के लिए तय फार्मूला में प्री बोर्ड के अंक भी जोड़े हैं, उसी आधार पर अंक दिए गए हैं। उन्होंने ग्रीवांस सेल की बैठक करके शिकायतों की स्क्रीनिंग करने के भी निर्देश कर्मचारियों को दिए, ताकि समस्या के स्तर के मुताबिक निस्तारण को भेजा जा सके। ग्रीवांस सेल में पहले दिन ऑनलाइन शिकायतों की संख्या ज़्यादा रही, किसी को कम अंक तो किसी को अंक नहीं चढ़ने की शिकायत। लखनऊ शासन ने कर्मचारियों व पेंशनरों को 11% महंगाई भत्ता, डीए और महंगाई राहत डीआर जोड़कर जुलाई से देने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद भुगतान शुरू हो जाएगा। प्रदेश के करीब 28 लाख कर्मचारियों व पेंशनर बढ़े डीए और डीआर के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए जनवरी 2020, जुलाई 2020 तथा जनवरी 2021 में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्त में वृद्धि पर रोक लगा दी थी। प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2020 में एक आदेश जारी कर इस फैसले को यहां भी लागू कर दिया था। तब से प्रदेश के कार्मिक व पेंशनर 17% के हिसाब से डीए और डीआर पा रहे हैं। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों जनवरी 2021 के डीए व डीआर में 11% संचयी वृद्धि मानते हुए 1 जुलाई से 28% भुगतान का फैसला किया। कार्मिकों को उम्मीद थी कि सरकार केंद्र की तरह जुलाई के वेतन के साथ ही बड़े डीए और डीआर का नकद भुगतान शुरू कर देगी, पर ऐसा नहीं हो सका। सूत्रों ने बताया कि वित्त विभाग ने जुलाई से 11% डीए और डीआर को शामिल करते हुए 28% के भुगतान का प्रस्ताव वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के माध्यम से मुख्यमंत्री को मंजूरी के लिए भेजा है। जुलाई के डीए का भुगतान कार्मिकों के भविष्य निधि खाते जीपीएफ में करने और अगस्त के वेतन से नकद भुगतान का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री की अनुमति मिलते ही वित्त विभाग इस संबंध में आदेश जारी कर सकता है। तो दोस्तों, ये रहा आज का जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।